राधे राधे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे ऐसे गौपालक मित्र हैं जो गाय के माध्यम से, गाय के जो पंचगव्य हैं उनके माध्यम से धूप तैयार करते हैं। धूप तो बहुत मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी शुरुआत धूप के माध्यम से होती है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग मंदिर जाते हैं या अपने घर में मंदिर रखते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके साथ में घी का दिया जलाना या फिर धूप जला के रखना एक अनिवार्य नियम है। मंदिर भी जाते हैं तो भी अपने साथ हम या तो दिया लेके जाते हैं या धूप अगरबत्ती लेके जाते हैं। अगरबत्ती का अपना काम है, लेकिन धूप के हमारे पूजा अर्चना में विशिष्टता रही है, विशेष स्थान रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में धूप और अगरबत्ती का इतना बड़ा व्यापार है। अगरबत्ती का व्यापार तो एक तरह से पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है, क्योंकि उसके लिए अभी तो थोड़ी बहुत यूनिट ऐसी लग गई हैं, अन्यथा पूरी तरह से अगरबत्ती के जो रॉ मटेरियल थे हमें आयात करने पड़ते थे। उसके लिए जो बांस की स्टिक होती है वो चाइना से या वियतनाम से आमंत्रित करनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी। इसलिए उसका प्रयोग तो हम करते थे, लेकिन उसका लाभ चीन और वियतनाम उठाते थे। आज भी बहुत लोग हैं अगरबत्ती का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो घर में करें, अपने ऑफिस में करें या मंदिर में करें, किसी प्रतिमा के सामने करें, और जिस भी धर्म स्थान पर जाते हैं वहाँ निश्चित रूप से अपने साथ अगरबत्ती का पैकेट लेके जाते हैं। तो अगरबत्ती में एक तो बांस की स्टिक लगती है, कुछ सामग्री लगती है, लेकिन एक उसमें सुगंध भी डाली जाती है, क्योंकि अगरबत्ती में सामान्यतः आर्टिफिशियल सुगंध का प्रयोग होता है, चाहे वो चंदन के रूप में हो, मोंगरा के रूप में हो, कस्तूरी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। और ये कृत्रिम जो गंध है ये फ्रांस से आयात की जाती है। तो एक तरह से अगरबत्ती का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन उसका लाभ ये देश उठाते हैं। अब बात रही धूप की। धूप को तो हम स्वयं तैयार कर सकते हैं। धूप के लिए तो किसी बांस की स्टिक की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ धूप को तैयार करने के लिए कुछ घरेलू सामान्य उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग होता है, और ये परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चल रही है। लेकिन फिर 20-30 साल पहले, 40 साल पहले कहीं से अगरबत्ती ने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया और एक बड़े बाजार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अकेली अगरबत्ती का व्यापार ही हमारे देश में हर साल करीब 15 से 25 हज़ार करोड़ का है, और यदि उसमें धूप को शामिल कर लिया जाए तो ये व्यापार करीब करीब 50 हज़ार करोड़ का हो जाता है। और इस 50 हज़ार करोड़ पर के व्यापार पर कुछ ही लोग नियंत्रित करते हैं। चाहे हम में से कुछ लोग धूप बनाते हैं, लेकिन व्यापार में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। हमको तो बाज़ार में अभी प्लेसमेंट पे नहीं मिल पाता। जो गौपालक धूप तैयार भी करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं, फिर भी वो अपने व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से उसे बेच पाते हैं। तो आर्थिक लाभ की तो संभावना हम की नहीं जा सकती, जिसको हम अभी बाज़ार में प्लेस नहीं कर पाए, बाज़ार में इसकी प्लेसमेंट तक नहीं हो पाई, तो उसकी हमें कमाई कहाँ हो सकती है। तो यदि हम गाय के पंचगव्य पे आधारित धूप बनाते हैं और हमें उसमें सफल होना है, हमें बाज़ार में इसकी स्थापित करना है, तो कुछ अलग प्रक्रियाओं का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ पहले तो चीज़ यह है कि जो हम धूप बना रहे हैं वो उत्तम श्रेणी की हो, श्रेष्ठ हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। तो वैसे आप यदि सामग्री के रूप में देखना चाहें तो ऐसी गाय की धूप आप तैयार कर सकते हैं। गाय का सूखा गोबर ले सकते हैं, उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जटामासी का प्रयोग कर सकते हैं, अगर तगर का प्रयोग कर सकते हैं, और एक धूप लक्कड़ आती है। वैसे अब धूप लक्कड़ हम डालते नहीं हैं, लेकिन पहले धूप तैयार करने के लिए इसी धूप लक्कड़ का प्रयोग होता था। जब धूप लक्कड़ को कूटा जाता है, कुचला जाता है, तो उसके अंदर से ही एक तेल जैसा द्रव स्रावित होने लगता है, निकलने लगता है। फिर हमें किसी तेल की, किसी घी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपने गाय की पंचगव्य आधारित धूप तैयार करनी है, उसमें विशिष्टता देनी है, उसमें विशेष सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की क्षमता प्रदान करनी है, तो आप उसमें गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। आपने गोबर लिया सूखा और गाय का घी डाला, तो गाय के घी से जब ऐसी धूप चलती है तो उसका आसपास का पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो उसमें बैठने वाला या उस स्थान पर कोई भी आने वाला
सकारात्मक विचारों से प्रभावित होता है, उसका मानसिक तनाव तत्काल समाप्त हो जाता है, उसकी योजना लेने की, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका मन अंदर से प्रसन्नचित हो जाता है, उसकी उदासी दूर हो जाती है। ऐसी अद्भुत प्रभावशीलता ऐसे धूप के प्रयोग से हो जाती है। वैसे भी आपने सुना ही होगा कि घी जब जलता है तो काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। यथार्थ में वो ऑक्सीजन पैदा नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उसे किसी केंद्र, विशेष केंद्र पर संघनीभूत कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है, और जैसे ही हम इस क्षेत्र में जाते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रभाव हमारे ऊपर मिलता है और हमारे अंदर तनाव का, चिड़चिड़ापन का, थकान का, कमजोरी का नाश हो जाता है। हम अपने आप को तरोताज़ा, स्फूर्तिमान अनुभव करने लगते हैं। इसलिए यदि हम चिंतित हैं, परेशान हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं हमारा मन बदल जाता है, हम दुख से बाहर आ जाते हैं, हम तनाव से परे हो जाते हैं, हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। हम यदि कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो उस स्थान विशेष पहुँचते ही हमारा जो बुद्धि है वो तेजी से काम करने लगती है और किसी न किसी निर्णय पर सहजता से पहुंच जाती है। तो यदि आप धूप बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया, इसके लिए सामग्री ले सकते हैं। सामग्री सबसे पहले तो यही है कि सूखा हुआ गोबर का पाउडर ले सकते हैं, जटामासी ले सकते हैं, देसी गाय का घी ले सकते हैं, तगर अगर ले सकते हैं, धूप लक्कड़ ले सकते हैं, कपूर कचरी ले सकते हैं, या फिर गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, श्वेत चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, धूप वाला का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इनमें से जो भी आपको उपलब्ध है उसके प्रयोग के माध्यम से आप धूप तैयार कर सकते हैं। वैसे बाज़ार में धूप मिलती है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कहने वाले तो कहते हैं कि बाज़ार में धूप मिलती है उसमें काफ़ी मात्रा में तो जो टायर का कचरा होता है, पाउडर होता है, जला हुआ मोबाइल ऑयल होता है, जो लकड़ी का जो चूरा होता है वो होता है, और ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगती तो हमें अवश्य हैं, क्योंकि उसमें आजकल तो ऐसा केमिकल डालने लगे हैं। पहले आप जब धूप सुलगाते थे तो उसको आग पकड़ने में वक्त लगता था। अभी जो बाज़ार में धूप उपलब्ध हो रही है उसको आप सिर्फ माचिस से दिखाओ, वो तत्काल आग पकड़ लेती है। इसका अर्थ है उसमें ऐसा केमिकल का लेप किया गया है कि वो तत्काल उसको जला देती है। पहले तो धूप जलाने में आपको पर्याप्त प्रयास करने पड़ते थे, कई बार माचिस जलानी पड़ती थी, तीली दिखानी पड़ती थी, तब कहीं आपकी धूप की स्टिक जो है, धूप की बत्ती है, आग पकड़ती थी। लेकिन अब तो सहजता से पकड़ लेती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कंपनियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शुद्ध गाय की पंचगव्य पर आधारित धूप बना के बाज़ार में उपलब्ध करा रहे हैं, और एक दो तो बहुत उसमें विश्वसनीय हैं। उनकी वो धूप काफ़ी बिकती भी। एक तो पंडित राम शर्मा की जो गायत्री तपोभूमि से निर्मित होती है, उनकी बहुत सारी शाखाएँ, वहाँ से उन्होंने धूप की स्टिक तैयार की है। उसमें कुछ मात्रा में गूगल का प्रयोग भी करते हैं, तो उसकी बिक्री है। वो बाज़ार में अपना स्थान बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। लेकिन वो, मुझे लगता नहीं कि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो गाय की सेवा के लिए और एक ट्रस्ट की सेवा के लिए काम करते हैं। पर आप यदि उसमें भागीदार बनना चाहते हो, क्योंकि इतना बड़ा व्यापार है, आप प्रयास करेंगे और उसमें से आपको 0% 1 का पार्टिसिपेशन मिल जाए, हिस्सा मिल जाए, तो भी आप अपने परिवार को या अपनी गौशाला को या अपने गाय पालन के कार्य को सहजता से आगे बढ़ा पाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि शुद्धतम तत्वों का प्रयोग करना है। आप शुद्ध गाय के गोबर का प्रयोग करेंगे, घी का प्रयोग करेंगे और जड़ी बूटियों का प्रयोग करेंगे और उसको सही प्रक्रिया से बनाएंगे। हो सकता है शुरू में 1-2 प्रयास को आपको थोड़े ज़्यादा करने पड़ें, लेकिन एक बार यदि कोई ग्राहक आपकी धूप का प्रयोग करने लगेगा, उसको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा, उसके मन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए वो आपका ग्राहक बन जाएगा। तो इससे पूजा अर्चना भी सहज होगी। यदि पूजा के लिए आप धूप रखते हैं तो वो पूजा भी आपकी एक तरह से सफल होगी। तो आप सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि ना अपने को धोखा दो, ना सस्ती चीज़ बनाने का प्रयास करो। सस्ती चीज़ थोड़े दिन चलती है। सस्ती चीज़ को बेचने के लिए बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है। सही चीज़ के लिए हमें एक बार मेहनत करनी पड़ती है, वो फॉरएवर रहती है, क्योंकि तब विश्वसनीयता काम करती है। तो ये कर सकते हैं। वैसे धूप बत्ती का प्रयोग एक तो पूजा के रूप में होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हर पूजा अर्चना के लिए किसी भी तरह का हो, धूप की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन धूप
को कुछ बदल के उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हम कीटनाशक के रूप में भी कर सकते हैं। तो कीट भी आज हमें बहुत परेशान करते हैं। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, नाना जाने कहाँ कितने तरह के जो कीट पतंगे हमें परेशान करते हैं। तो इनसे सुरक्षा देने की, इनको दूर भगाने के लिए, मारने के लिए, इनको अपने से दूर भगाने के लिए हम धूप का प्रयोग कर सकते हैं। मारने से तो प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, उसके कारण तो उसके दुष्प्रभाव हमें और हमारे समाज को देखने पड़ते हैं। जैसे कि आज देखे जा रहे हैं, 1960 में DDT का छिड़काव शुरू हुआ, उसके बाद कई तरह की बीमारियां शुरू हो गई। उससे पहले बहुत सारी बीमारियों का कोई अस्तित्व नहीं था। मच्छर थे लेकिन मलेरिया नहीं था, डेंगू नहीं था। कोई एक आध घटना कभी कभी हो जाती थी मलेरिया की, डेंगू की, लेकिन इतनी मृत्यु दर नहीं होती थी। लोग सामान्य चिकित्सा से ठीक हो जाते थे। लेकिन आज तो यदि किसी को मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, तो बड़े बड़े अस्पताल जाके भी वो लाखों रुपए लुटा के भी जिंदा नहीं बचता है। लेकिन जब तक हम DDT का प्रयोग नहीं करते थे तो ऐसे लोग घरों में ठीक हो जाते थे। 160 डिग्री तक बुखार वाले मैंने रोगी देखे हैं। आज तो 107 की हम बात ही नहीं कर सकते। ये बात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, 90 के आसपास की बात है। 1990 के आसपास बहुत लोगों को 105, 106 डिग्री बुखार चढ़ जाता था। फिर कहते थे कि उसको पानी का स्पंज करो, नारियल उसके पैरों में घिसो, बर्फ़ का टुकड़े से उसकी तलियों को घुसाओ, देसी घी लगाओ, मालिश करो। ये पहले, आज तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो कूलर लगा दो, पंखे में लेटा दो, स्पंज की भी ज़रूरत नहीं है। या फिर एंटीपायरेटिक जो जोरनाशक दवा दे तो बहुत तेज़ी से बुखार आएगा। उसके बाद चाहे आदमी अपने आप को आधा ही अनुभव करने लगे, पसीने से इतनी इस हद तक उसको कमजोरी आ जाए कि वो खड़ा ना हो पाए। लेकिन आज हम एंटीबायोटिक देख के उसका बुखार तो घंटे 2 घंटे में उतार देते हैं। उसके बाद चाहे वो बार बार बुखारों की गिरफ्त में आ जाए, फिर वो उसका मलेरिया टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाए या किसी और बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, वो अलग बात है। क्योंकि बहुत लोगों को मलेरिया हो जाने के बाद ही टाइफाइड की शुरुआत होती है, या फिर उसकी लीवर में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है, या कोई दूसरी असाध्य बीमारी शुरू हो जाती है। पर मैं कहता हूँ कि यदि आप ऐसी अगरबत्ती, ऐसी धूप बत्ती आप गाय के पंचगव्य पर कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से बनाएंगे तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। आपको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये मच्छर मक्खी भगाने के जो आज कई तरह की तरल, कई तरह की अगरबत्ती, धूप बत्ती बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका भी बड़ा फील्ड है, बड़ा क्षेत्र है। वो भी हज़ारों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन गौपालकों का तो उसमें भी कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। हम बहुत प्रयास करते हैं, मेरे हज़ारों मित्र ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो तो अपने परिचय से ही बेच पाते हैं। उनका पूरा व्यापार साल भर का 500-700 हज़ार करोड़ के आसपास का बजट बैठता है। लेकिन ये कंपनियां हैं, आर्टिफिशियल नकली चीज़, विषाक्त चीज़ें बेचकर इतना बड़ा व्यापार कर रही हैं, इतना बड़ा। मैं तो कई धूप वालों को जानता हूं कि आज इनका बहुत नाम है। आज से 30-25 साल पहले खुद वो धूप बनाते थे, अब तो उनके पास सैकड़ों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो अरबों के अरबपति हो गए। नकली धूप असली, मैं किसी पे पटाफे के नहीं करता, व्यापार की स्थिति के अनुसार को बदलना पड़ता है। वो कोई ऐसी चीज़ प्रयोग नहीं करते। इतनी महंगी चीज़ प्रयोग करके उनको क्या मिलेगा? वो तो 5 रुपये में 100 ग्राम धूप दे देते हैं आपको, क्योंकि आप तो सीधे ग्राहक नहीं उनके। वो बनाएंगे, बाज़ार में डालेंगे, बाज़ार में 2-3 हाथों से गुजरते हुए आप तक पहुंचेगा, तो वो सब जगह पैसा बटेगा। तो 10 रुपये में तो कोई ऐसी चीज़ तैयार हो सकती है, 10 रुपये में तो मेहनत की पूर्ति नहीं होती। तो यदि आप गाय आधारित धूप बना के बाज़ार में जाना चाहते हो, गाय की सेवा के लिए इतना श्रम देना चाहते हो, तो सही तरीके से आगे बढ़ो। इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए, चाहे बनाने की है, बेचने की है, या कोई अन्य तरह की कोई जानकारी की आपको आवश्यकता है, तो मेरी सेवा ले सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा तो उद्देश्य यही है कि सही तरीके से गौ की सेवा करना। अब हमारे पास गौ की सेवा करना, गाय की संरक्षण करना के लिए बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आज हमारी गाय इतनी न्यूनतम संख्या में पहुंच गई है कि अब तो लग रहा है कि कब ये विलुप्ति का हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम हमारे पास गायों की संख्या बची है। कुछ गौशाला, कुछ गौपालक अवश्य इसका यशोगान करते हैं, लेकिन उनके यशोगान से तो ऐसा है कि जैसे चिड़ियाघर में आज बहुत सारे पशु रहते हैं, उन पशुओं से पशु का जीवन संरक्षण होने वाला नहीं है। वो तो चिड़ियाघरों में उनको कैद कर दिया गया है। जैसे पहले सर्कस चलते थे,
सर्कस के पीछे कुछ लोग पड़ गए, सर्कस बंद करा दिए, अन्यथा किसी ना किसी नाम पर हमारे बच्चों को, हमें कुछ जंगली पशु देखने को मिल जाते थे। अब तो वो भी बंद हो गया, लेकिन वो भी क्रूरता थी। तो गाय हमारी तब तक नहीं बचेगी जब तक जन सामान वो उसको संभाल नहीं पाए और उसकी संख्या में वृद्धि ना होने पाए। कुछ गौशालाओं में उनको कैद कर देने से, सुरक्षा प्रदान कर देने से गाय का संरक्षण नहीं होने पाला। हाँ, कुछ वर्ष उनको बचाया जा सकता है, उनकी जीवन को कुछ समय खींचा जा सकता है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो 1-2 लाख की गाय बेच रहे हैं देसी के नाम पर, लेकिन उससे गाय का संरक्षण होने वाला नहीं है। गाय का संरक्षण तब होने वाला है जब आम सहज सामान्य ग्रामीण अपनी खुशी के साथ में, अपनी आनंद के साथ में एक गाय अपने घर के पार बांधे। एक तो कम से कम बांधे, अधिकतम संख्या में बांधे, तभी गाय का संरक्षण होने वाला है। गाय की पुनर्जागरण की स्थिति तभी बनने वाली है। तो इसके लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा।